हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई लोग, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो चुका है। आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर कंपेयर जीरो ऑर्डर से करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज वाला है। चाहे आप क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हो, चाहे नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आज के लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा हो, लंबी वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखेंगे। मैंने भी इस लेक्चर को लेकर के काफी मेहनत की है। आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल क्वालिटी और जो कंटेंट है बिल्कुल ही अलग आपको नजर आने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने चुन चुन करके इसमें डाले हैं और उससे बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने निकाले हैं फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के। भाई फील आने वाला है आपको, मजे के साथ पढ़िए, ठीक है। चलो भाई बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग क्या था। ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग यही है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड कर रहा है। जैसे जीरो ऑर्डर पढ़ करके आए हैं, जीरो ऑर्डर का क्या मीनिंग था भैया? बढ़ाते जाओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाओ, कम करो, ज्यादा करो, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेट जैसे था वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और फैक्टर्स काम कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह और फैक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर रेट का जो रिलेशन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, जो कि हमें ऑर्डर बताता है। जीरो ऑर्डर का मतलब कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करिए, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कह देंगे? कि ऐसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कहने वाले हैं जिसमें उसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है, लेकिन सिर्फ वन टर्म पर, सिर्फ एक टर्म पर। जैसे मान लो अगर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स किया तो रेट भी 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स किया तो रेट भी 4 टाइम्स होगा, ठीक है। इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें आज हम लोग इसके डेरिवेशन वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, हाफ लाइफ, क्वार्टर लाइफ, इन सब के बारे में बात करेंगे और बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे। भाई देखो, चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को। पहले देखो, ए से अगर कोई रिएक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसमें ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हमने ये रिएक्शन कंसीडर की और हमने एज्यूम कर लिया कि ये रिएक्शन कैसी चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर से चल रही है। हमने मान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। कुछ चेंजेस देखते हैं। जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मीनिंग समझा चुके हैं पहले भी। टाइम जीरो का मीनिंग होता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, प्रोडक्ट बन करके नहीं आया है, अभी रिएक्टेंट पूरा का पूरा बचा हुआ है। हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट भी लिखेंगे या स्मॉल ए लिखेंगे, उस वक्त प्रोडक्ट नहीं बना है। और आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद कुछ हिस्सा रिएक्टेंट से निकल करके प्रोडक्ट में चला जाता है। तो मैंने मान लिया कि एक्स हिस्सा निकल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बचेगा कितना? तो बचा हुआ कंसंट्रेशन लिखेंगे। शुरुआती कंसंट्रेशन था ए, उसमें से निकला एक्स, तो ए माइनस एक्स, ये उसका बचा हुआ कंसंट्रेशन है जिसको हम लोग एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोडक्ट कितना बन गया? टी। प्रोडक्ट कितना बन गया? आफ्टर टाइम टी एक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, इन सब के टर्म के बारे में जीरो ऑर्डर में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इनको बार बार रिपीट करते रहेंगे जैसे बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाए। स्मॉल ए कहिए चाहे ए नॉट कहिए, ये क्या है? ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता, शुरुआती अमाउंट, ठीक है। जब टाइम जीरो यानी अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर टाइम टी, ये जो एटी हम लिख रहे हैं, एटी यानी ए माइनस एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, लेफ्ट पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बचा हुआ, बार बार मैं बोल रहा हूं बचा हुआ, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और ये इनिशियल कंसंट्रेशन किसका है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का, ठीक है। और x का क्या मीनिंग है? x का मीनिंग है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्टेड या फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी, फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद बना हुआ प्रोडक्ट, उसी को हम x बोल रहे हैं।
अब हमें रेट लिखने का तो तरीका पता है कि रेट कैसे लिखा जाता है। रेट इक्वल टू लिखते हैं हम लोग के रेट कांस्टेंट और उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो हम पावर लगाएंगे वो पावर क्या होता है, पावर उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, हमने पहले से ही मान रखा है कि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने यहां पावर फर्स्ट लगा दिया यानी 1 लगा दिया। ठीक है, अब यहां 1 लिखो या ना लिखो, ये हमारा रेट का एक इक्वेशन आ गया, रेट की वैल्यू हमने लिख रखी है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, फिर से वो अपना पुराना तरीका याद करिए कि रेट को कैसे लिखा जाता था। रेट इक्वल टू हम लोग लिखते थे माइनस डीए बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म में माइनस डीए बाई डी टी। ठीक है, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाया क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, टी टाइम पर ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस एक्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि रेट इक्वल टू माइनस डी और ए की जगह पर हम लिखेंगे ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है भाई लोग, पीछे भी हम लोग सीख चुके हैं, जीरो ऑर्डर में करते हैं। रेट इक्वल टू माइनस डीए बाई डी टी, ये माइनस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस डीएक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट है जो शुरुआत में हमने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो ये टर्म हम गायब कर देंगे और हमारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी, रेट इक्वल टू dx बाई dt। हमारे पास रेट का एक वैल्यू निकल करके आ गया dx बाई dt। ठीक है, अब ये जो रेट इक्वल टू dx बाई dt है और रेट इक्वल टू हमने क्या लिख रखा है, k इंटू ए, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, dx बाई dt इक्वल टू k इंटू ए। देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से काम किया है, यहां पर भी रेट इक्वल टू k इंटू ए है, यहां रेट इक्वल टू dx बाई dt है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, dx बाई dt इक्वल टू k इंटू ए। ठीक है, अच्छा ये ए क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना है, ए माइनस एक्स, तो इस ए की जगह पर हम ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यानी dx बाई dt इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। ये आपका आ गया डिफरेंशियल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ इसे बोला जाता है। ठीक है, पहला इक्वेशन हमने तैयार किया, dx बाई dt इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन, x क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आफ्टर टाइम t हमें मिलता है, फॉर्म्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हमने पहला एक तैयार किया डिफरेंशियल रेट लॉ। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम काम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ तैयार करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे। कैसे, फिर से वही काम करते हैं, हमारे पास क्या था इक्वेशन रेट का, रेट इक्वल टू k इंटू ए। ठीक है, अच्छा रेट पुराना वाला तरीका क्या लिखते थे, माइनस डीए बाई डी टी इक्वल टू k इंटू ए। अब हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, ए वाले को ए के पास लाएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं माइनस डीए अपॉन नीचे ले आएंगे ए और इधर ले जाएंगे k इंटू डी टी। अब मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑब्टेन करना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। लो भैया मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान में रखना है कि हम रिएक्शन की स्टडी कहां से कहां तक कर रहे हैं। तो रिएक्शन की स्टडी आप पीछे देखिए अपने इक्वेशन में जो आपने लिखा, हम 0 टाइम से t टाइम पर कर रहे हैं, 0 टाइम से t टाइम पर। तो हमने टाइम जब 0 लिया, जब हमारा टाइम 0 था, उस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होता है, यानी ए नॉट हम लिख सकते हैं। और 0 से जब t टाइम पर पहुंचे तो t टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा, बचे हुए पार्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, at से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बचे हुए पार्ट को हम at से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर 1 बाई एक्स का आप इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा ln x। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x। अब ln x क्या होता है, ln को हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं log e बेस x का। जो log है ना, log
जनरली हम लोग दो बेस पर पढ़ते हैं, एक ई बेस पर और एक 10 बेस पर। ज्यादा फेमिलियर क्या है, 10 बेस वाला। लेकिन यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, यानी log e बेस x। ठीक है, तो उसी को हम शॉर्ट में ln x लिखकर चलेंगे। ठीक, तो यहां पर x की जगह पर a है तो क्या हो जाएगा, ln a, ये हो गया माइनस और आ गया ln a। ठीक, अब यहां पर इसका जो लिमिट लगा हुआ है, लिमिट क्या है हमारे पास, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलेंगे, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलेंगे। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इधर आ जाइए, आपको सिखा चुके हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, उसे बाहर निकाल लीजिए और ये जो डी वाला टर्म है, डी वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ टी और नीचे रहा 0 और ये हो गया टाइम टी। हमने लिमिट लगा रखा है। अब हमें क्या काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, चलिए ठीक है, रखते हैं इस पर, माइनस लगाए रहने दो। अपर लिमिट रखो ln at माइनस ln a नॉट, ठीक है, और इक्वल टू के अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 हट जाएगा, बचेगा सिर्फ kt। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि जो माइनस बाहर लगा हुआ है उस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो हो जाएगा माइनस ln at और माइनस माइनस प्लस ln a नॉट इक्वल टू kt। ठीक है, अब देखो यहां पर एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा था, जो कुछ मैथ, बेसिक मैथ या डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले या इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जो हमारे नीट लेवल पर यूज होते हैं केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, कुछ यूज होते हैं, उसके लिए बहुत अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो हम इसी के साथ साथ जहां जहां पर यूज हो रहा है बताते चलेंगे। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बता दिया, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आ रहे हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं। देखो, जब कभी भी कोई लॉग जैसे माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस में है ना, तो उसको हम क्या काम कर सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल log a माइनस log b लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। जो चीज माइनस में होगी वो डिवाइड में जाएगा। जैसे log a अपॉन b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। ठीक है, वैसे यहां पर क्या काम करेंगे, log की प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ln ऊपर रखेंगे a नॉट क्योंकि ये प्लस में है, और जो माइनस में है उसको हम नीचे लिख लेंगे डिवाइड में, ln a नॉट अपॉन at। ठीक है, और ये हो गया kt। बस आ गया आपका इक्वेशन, यही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब इस इक्वेशन के कई फॉर्म बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेन आपका यही है, इसी पर आपको फोकस करना है, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ln a नॉट बाई at इक्वल टू kt। ln यानी log e बेस है, a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, at आफ्टर टाइम t, जितना टाइम दिया रहेगा उसके बाद बचा हुआ कंसंट्रेशन, k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, और t क्या हो गया हमारे पास, टाइम। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं। देखो और क्या बनाया जा सकता है, चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, जैसे हमारे पास है ln a नॉट बाई at इक्वल टू क्या है, kt। अब एक काम करते हैं कि एंटी लॉग लेते हैं, इसके लॉग को हटाने के लिए टेक एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो एंटी लॉग ले रहे हैं हम लोग ln a नॉट बाई at का, और इधर भी हो गया तुम्हारा एंटी लॉग kt का। ठीक है, अब एंटी लॉग लेने का तरीका आपको हम सिखाते हैं, कैसे एंटी लॉग लिया जाता है। एंटी लॉग का मतलब होगा कि जो लॉग के टर्म में लिखा रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, आप उसे हटा दीजिए। पहला काम ये करेंगे, एंटी लॉग का मतलब है जो लॉग का टर्म लिखा रहेगा आप उसे हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, इधर बच गया a नॉट बाई at। अब आपको क्या करना है, इक्वल के इधर क्या लिखना है, इधर ये लिखना है कि जिस बेस पर आपने लॉग लिया हुआ है, जिस बेस पर आप लॉग पर काम कर रहे हैं, कौन से बेस पे काम कर रहे हैं, लॉग बेस e, ये ln मतलब लॉग बेस e चल रहा है, तो उस बेस को लिख लीजिए, और इस साइड जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को पावर रेस कर दीजिए। वैल्यू क्या लिखी हुई है, kt को पावर रेस कर दीजिए। बस यही होता है एंटी लॉग लेने का तरीका। फिर से मैं आपको यहां करके बताता हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है ln x इक्वल टू y,
एक रफ वर्कल लेते हैं सीखने के लिए, ln x इक्वल टू वाई। अब इसका एंटी लॉग ले लिया, तो एंटी लॉग लेने पर क्या लिखेंगे, एंटी लॉग लेने पर जहां पर लॉग का टर्म होता है उसको हटा देते हैं, हटा दोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू। अब इक्वल टू के इधर तुम्हें क्या लिखना है, इस साइड तुम्हें लिखना है जिस बेस पर तुमने लॉग लिया हुआ है, किस बेस पर लॉग की बात कर रहे हैं, ई बेस पर। 10 बेस होता तो 10 लिखते हैं, ई बेस पर है तो मैंने ई लिखा, और जो वैल्यू यहां गिवन है उसको पावर रेस कर देंगे। ठीक है, यहां पर भी यही काम किया है, जो वैल्यू लिखा था उसको मैंने पावर रेस कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या बन गया एक इक्वेशन, ए नॉट इक्वल टू ए टी और e के पावर क्या हो गया, kt। e के पावर में है एक इक्वेशन, ये हमारे पास रेडी है, एक इक्वेशन ये भी रेडी आ गया, ए नॉट इक्वल टू ए टी ई के पावर kt। ठीक है, चलो, और इसमें इक्वेशन क्या बन सकता है, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, देखो, ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू ई के पावर kt। अब मैं इसको पलट रहा हूं, इसको रिवर्स कर रहा हूं, तो जब इसको आप रिवर्स करेंगे यानी 80 ऊपर चला जाएगा और ए नॉट नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां का जो पावर होता है उसका साइन भी बदल जाता है, तो ई के पावर जो प्लस केटी लिखा हुआ है वो ई के पावर माइनस केटी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पास ये जो इक्वेशन था ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू ई के पावर के टी, हमने क्या काम किया, हमने ये किया कि इसको मैंने पलट दिया, यानी ए टी को ऊपर ले गए, ए नॉट को नीचे ले गए। तो जब ऐसा काम करते हैं तो ये जो वैल्यू लिखी है ई के पावर में, जो वैल्यू लिखी है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस में होगा तो हम माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होने वाला है, ए टी इक्वल टू और ए नॉट और ई के पावर माइनस के टी। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ भी आ सकता है इससे, न्यूमेरिकल भी इससे आराम से लगते हैं। ठीक है, बस हमें थोड़ा बहुत मैथ का अगर नॉलेज है, लॉग का, ई बेस का, ठीक है, तो हम यहां से आराम से कर सकते हैं। इसका एक और सिंपल वर्जन भी बनाएंगे, एक और बनाएंगे सिंपल वर्जन, क्या है देखो, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या चल रहा था, मेन इक्वेशन ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी, यही तो चल रहा था। अब हम इसे ई बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी जानो, जब भी ई बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln यानी इसवी को हम लोग लिख रहे हैं log ई बेस इक्वल टू होता है 2.303 log 10 बेस। जब मैं ln लिखूं तो समझ जाना कि वो ई बेस है, और जब मैं सिर्फ log लिखूं पूरा तो समझ जाएंगे आप, अंडरस्टूड रहेगा कि वो 10 बेस पर बात कर रहे हैं, वो हम लोग 10 बेस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ln या log e लिखिए इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो अगर मुझे ये ln हटा करके log 10 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2.303 log 10 बेस, और ये हो गया a नॉट बाई ए टी और इक्वल टू के टी। आ चुका आपका सबसे सिंपल वाला वर्जन फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन का, सबसे सिंपल वाला वर्जन। इससे न्यूमेरिकल सबसे इजीली लगेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 10 बेस पर लॉग है और 10 बेस के लॉग की ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको होती है। जैसे हमें log 2 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू पता है 0.4771, log 4 की इसी तरह हम निकाल सकते हैं, log 5 की, log 6, log 7, इनकी वैल्यू इजीली मालूम होती है। ठीक है, इस वजह से हम log 10 पर लेकर चलते हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से लगा सके। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि लॉग का बार बार टर्म आ ही रहा है तो थोड़ा सा हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, क्योंकि आगे परेशानी ना हो। पहला तो यह है कि जैसे हमने लिख दिया है log a प्लस log b। ठीक है, तो जो प्लस में लिखा है हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log ab इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई चीज माइनस में लिखी है log a माइनस log b, तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। शर्त यह है प्लस वाला ऊपर होगा, माइनस वाला नीचे होगा, log a अपॉन log b। ठीक है, ये आ गया। और दूसरी बात क्या है, एक प्रॉपर्टी जो बहुत यूज होगा, जैसे log x के पावर n लिखा हुआ है, तो अगर कोई पावर में चीज है तो वो पावर आगे लिख सकते हैं, n log x। ठीक है, n यानी ये जो पावर है उसको हम आगे ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि log ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आप इसको इस तरह तो नहीं लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, इस तरह तो नहीं लिख सकते हैं।
ये गलत चीज है। log a माइनस बी को log a माइनस log b तो नहीं लिखा जा सकता है। आपको ये तीन प्रॉपर्टी यूज करनी है, इन्हीं तीन प्रॉपर्टी में काम आपका हो जाएगा, इन्हीं तीन प्रॉपर्टी में आपका काम हो जाएगा। साथ साथ बेसिक सीखते चलेंगे। इतना टाइम नहीं है कि भैया हम पूरा अलग लेक्चर इस पर दें, इतना तो आप फिजिक्स में जब बेसिक मैथ या मैथमेटिक टूल्स पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको सिखाया जाता होगा, सलीम सर ने आपको सिखाया होगा, ठीक है, या जहां भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी काइनेटिक्स में आ रहा है तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। कुछ लॉग की वैल्यू याद रखिएगा, जैसे log 2 की वैल्यू याद रखिएगा, जनरली दे भी देते हैं, नहीं भी दे दिया अगर, ठीक है, ये होता है 0.3010। log 3 की वैल्यू याद रखिएगा, ये होता है 0.4771, ठीक है। अब मुझे log 4 की वैल्यू, अच्छा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब जैसे log 4 आ गया तो log 4 की वैल्यू क्या लिखोगे, log 4 की वैल्यू लिखोगे log 2 का स्क्वायर, तो 2 तुम आगे ले लोगे इस प्रॉपर्टी से, तो 2 log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.60 के समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से log 5 पे जाओगे तो log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7 समथिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये log की कुछ वैल्यू भी याद रखना है, जनरली दे दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, उसमें परेशान नहीं होना, ठीक। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशंस को लेकर के। तो भाई देखो कितनी सारी हमने इक्वेशन बना ली, देखो इक्वेशन कितनी सारी हो गई, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया, मेन इक्वेशन हमारा स्टार्ट हुआ ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। अब इससे एक और इक्वेशन बनाया a नॉट इक्वल टू ए टी ई के पावर के टी। अच्छा ए टी इक्वल टू मुझे लिखना था तो a नॉट ई के पावर माइनस के टी हो गया। अब ये सिंपल वाला वर्जन आ गया 2.303 log 10 और a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। कई सारा हमने इक्वेशन बना लिया। एक काम करते हैं, इन सब को एक जगह समराइज करते हैं, ठीक है, एक जगह पर लिख लेते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो, समरी, ठीक। कौन कौन सा इक्वेशन बनाया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले हमने डिफरेंशियल रेट वाला बनाया, क्या हमारा बनाया है dx बाई डी टी इक्वल टू के और इंटू ए के ए माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा हमने क्या बनाया है, दूसरा है हमारे पास के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है ए नॉट इक्वल टू ए टी और ई के पावर माइनस के टी। चौथा एक क्या बनाया है, ए टी इक्वल टू ए नॉट और ई के पावर क्या हो गया हमारे पास, हाँ ये हो गया ना माइनस के टी, यहां प्लस के टी, ठीक है। और देखो एक और बन गया के टी इक्वल टू 2.303 log ए नॉट अपॉन क्या हो गया हमारे पास ए टी। एक और देख लो, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू 2.303 log ए, स्मॉल ए के फॉर्म में, क्योंकि ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन है तो ए, और नीचे क्या लिख देंगे ए माइनस एक्स यानी बचा हुआ रिएक्टेंट, एटी यानी बचा हुआ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इतने सारे हमने फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के इक्वेशन बनाया है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे से ऑब्टेन्ड किए गए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की इक्वेशन को हम यूज करके अपने क्वेश्चंस, अपने न्यूमेरिकल को इजी बना सकते हैं। अब आपको यही तो प्रैक्टिस करनी है कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन लगाऊं कि जल्दी हो जाए, इजिली हो जाए, कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है, गलतियां कम होने के चांस रहे, यही तो हमें सीखना है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलो भाई ये तो मैंने आपको पूरा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन और इक्वेशन करा दिया है, ठीक है। अच्छा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल के बारे में बात करें तो बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकंपोजिशन है, ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। H2O2 का डीकंपोजिशन आपको H2O प्लस हाफ O2 देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लो, ऑल रेडियो एक्टिव, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम और एग्जाम्पल मैं साथ में आपको बताता चलूंगा, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जितना भी हमने इक्वेशन बना रखा है उसके बेसिस पर कुछ ग्राफ आ गया। जैसे पहला ग्राफ है ln AT वर्सेस टाइम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है। हम बनाएंगे ग्राफ खुद से, याद नहीं करना है, ln AT वर्सेस टाइम। तो हम पहले एक ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे जिसमें ln AT और टाइम हो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ln A नॉट
डिवाइडेड बाई ए टी इक्वल टू के टी। इस साइड क्या रखना है मुझे, वाई एक्सिस। ये वाई वर्सेस एक्स के ग्राफ होते हैं, वाई वर्सेस एक्स वाले ग्राफ होते हैं। ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर, यानी मुझे लेफ्ट साइड में ln at चाहिए ही चाहिए, और एक्स एक्सिस पर मुझे क्या चाहिए, टाइम, यानी राइट साइड में मुझे टाइम चाहिए, तो वो तो है ही है। ठीक है, चलो इसको ln at के फॉर्म में लाते हैं। कैसे, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ln a नॉट माइनस ln at, डिवाइड में उसको माइनस में लिख सकते हैं, अभी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ करके आ रहे हैं, इक्वल टू के टी, माइनस ln at इधर रहने दो, ln a नॉट उधर ले जाओ, माइनस ln at इक्वल टू के टी प्लस ln a नॉट। अभी काम करते हैं, इधर माइनस है तो माइनस मुझे हटाना होगा, तो माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो सब में, तो ln at हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस के टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है, ln a नॉट को उधर ले गए थे ना, तो माइनस ln a नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस के टी और माइनस माइनस प्लस, प्लस ln a नॉट। ठीक, इतना काम कर लिया। अब इसको देखते हैं कि ये किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, यानी कर्व कैसे बनेगा, पहले तो यही डिसाइड करना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है, यानी ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो पहला काम तो आपको ये समझ पता करना होता है कि कर्व क्या बनेगा। ठीक है, ग्राफ पर प्लॉटिंग क्या होगी, प्लॉटिंग क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन कैसा बनाना है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, और कहां से बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप बताता है कि इंक्रीजिंग बनना है कि डिक्रीजिंग बनना है। कंपेयर करिए, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर ln at है। अब चलो ग्राफ साथ में प्लॉट करते चलते हैं। एक्स एक्सिस पर हमको क्या लिखना है, ln at, ln at, ठीक है, और y एक्सिस पे ln at रखना है, और x एक्सिस पे क्या रखना है, टाइम रखना है। ठीक, अब इसके बाद देखो कि x के मल्टीप्लाई में कौन है, m, यानी m क्या बताता है, स्लोप, और t के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस के। तो कंपेयर करने पर समझ में आया कि स्लोप आ गया माइनस के, और माइनस के अगर स्लोप है और हम ध्यान से देखें तो ये तो निगेटिव है, और निगेटिव का मतलब है ग्राफ कैसा बनना है, डिक्रीजिंग, यानी मुझे डिक्रीजिंग वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है। लेकिन कहां से बनाना है वो डिसाइड करता है आपका इंटरसेप्ट। तो C है इंटरसेप्ट, और C की जगह पर क्या लिखा गया है, ln a नॉट, C की जगह पर है ln a नॉट। ये आपको बताता है क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग समझाया था आपको, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, जहां से कर्व प्लॉट होगा, तो ओरिजिन ये हो गया, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हमें कितना लेना है, ln a नॉट। कहीं पर भी ले लीजिए, मान लो इतना डिस्टेंस आपका ln a नॉट है, इतना डिस्टेंस ln a नॉट है। अब यहां से मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, यहां से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, लेकिन डिक्रीजिंग बनाना है, तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कर्व पहचानना कि स्ट्रेट लाइन है। कंपेयर कर लीजिए कि स्लोप की जगह पर क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ है, वो काम करेंगे। अच्छा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है, इंटरसेप्ट किस में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का मीनिंग ये हुआ कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर इंटरसेप्ट निगेटिव में होता तो नीचे आते। ठीक है, चलिए अगला क्या दे रहा है, कह रहा है log 80 वर्सेस टाइम। मुझे लगता है ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है, बस स्लोप थोड़ा चेंज हो जाएगा। log 80 वर्सेस टाइम, यानी आपको log 10 बेस वाला इक्वेशन लिखना है। तो log 10 बेस वाला इक्वेशन क्या था, फटाफट करते हैं। हमारे पास था log a नॉट अपॉन at, आगे मल्टीप्लाई था 2.303 से, और इस साइड था kt। इधर मुझे सिर्फ 80 चाहिए, log 80 चाहिए। ठीक है, इसलिए 2.303 को उस साइड ले जाइए, ये हो गया log, और log की प्रॉपर्टी लिखिए माइनस log 80, और ये हो गया इक्वल टू kt अपॉन 2.303। ठीक है, वही काम जो वहां किए थे यहां पर भी करेंगे। ठीक, log a नॉट को उधर ले जाइए, माइनस log 80 यहीं पे पड़ा रहेगा, उधर ले जाएंगे kt डिवाइडेड बाय 2.303, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस log a नॉट। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 80 इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टाइम, और प्लस log a नॉट। अब
कंपेयर करा लीजिए कि एक्स एक्सिस पे किसे रखना है, वाई एक्सिस पर किसे रखना है, और कंपेयर करके हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां ग्राफ बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे किसको रखना है, वाई एक्सिस पर हमें रखना है, वाई एक्सिस पर हमें log 80 को रखना है, log 80। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, टाइम को रखना है। तो अब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन आप देख रहे हैं ना, एम की जगह पर क्या लिखा गया है, ये देखो, ये है एम की जगह पर, यानी स्लोप आ रहा है आपका -k डिवाइडेड बाई 2.303, यानी साफ साफ दिख रहा है निगेटिव, यानी डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। अब डिक्रीजिंग ग्राफ कहां से बनाएंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे, ये इंटरसेप्ट बताएगा। तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट आपका निकल करके आया है c इक्वल टू लॉग ए नॉट, यानी ओरिजिन से कहीं पर एक डिस्टेंस वाई एक्सिस पर, ये हो गया log ए नॉट। डिक्रीजिंग कर्व बना दीजिए, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा स्लोप कितना है, स्लोप बस चेंज हुआ है -k/2.303। यहां स्लोप कितना था, यहां स्लोप ओनली -k था, यहां पर वही 2.303 से डिवाइड हो गया। पूरा इसलिए करके दिखा दिया, पूरा करने की जरूरत नहीं थी, वही ग्राफ था सेम टू सेम। वो ई बेस वाला था, ये 10 बेस वाला था, 10 बेस में एक एक्स्ट्रा चीज थी 2.303, बस उससे हमें डिवाइड करना था, स्लोप आ जाता, ग्राफ सेम टू सेम है। इसलिए किया कि प्रैक्टिस, थोड़ा ग्राफ बार बार आप सीखें, यहां भी सिखाया, यहां भी सिखाया, पूरा प्रोसीजर करके कि ग्राफ बनाना आपको आए, आप रटे नहीं ग्राफ को। ठीक है, कि हाँ मुझे ग्राफ याद करना है, प्रेशर ना डाले दिमाग पर। ठीक, चलिए और देखते हैं किसके बीच में ग्राफ कह रहा है, ग्राफ कह रहा है 80 वर्सेस टाइम के बीच में। अब लॉग नहीं है, 80 वर्सेस टाइम है, तो 80 वर्सेस टाइम वाला कोई इक्वेशन हमें याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। 80 इक्वल टू क्या है, ए नॉट और ई के पावर -kt। तो आप देखो टाइम कहां पे लिखा है, ई के पावर में है, ई के पावर का मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनना है। ठीक है, 80 हम रखेंगे वाई एक्सिस पर और टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पर, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनना है। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना है डिक्रीजिंग। ठीक है, क्यों डिक्रीजिंग बनाना है, देखो टाइम किस में है, निगेटिव में है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो तो घटता जा रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करना दिखाएंगे, लेकिन कैसा दिखाएंगे, ई के टर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये बनेगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इसका कर्व हो जाएगा 80 वर्सेस टाइम का कर्व, 80 वर्सेस टाइम का ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो भाई लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आ गए हम लोग अपने पोर्शन पर, हाफ लाइफ टाइम पर, कि भैया हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात किए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे इस बार, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बस एक ऐसा टाइम जिस पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, यानी हाफ बचे, ऐसा टाइम जिस पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, आधा बचे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, यानी हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, वो क्या हमने मान रखा है ए नॉट। आफ्टर हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम के बाद, अच्छा इसको t और हाफ से या t 50% से रिप्रेजेंट करते हैं। t 50%, 50% मतलब 50% खत्म हो चुका है, 50% कंज्यूम हो चुका है, 50% बचा है। 50% खत्म होगा तो 50% ही तो बचेगा। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, और आफ्टर हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको मेन इक्वेशन में ले चलते हैं। अब चाहे तो आप ई बेस वाली इक्वेशन में रख लीजिए, किसी भी इक्वेशन में, इतने ढेर सारे इक्वेशन कराएं, किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए, आपको हाफ लाइफ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो किसी एक भी इक्वेशन में रखते हैं। हमारे पास क्या है, ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, एल एन, और इस साइड क्या था, के टी, इसी इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा एल एन ए नॉट और डिवाइडेड बाई एटी, एटी की जगह पर क्या रख देंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, और हम किस टाइम पर पहुंच चुके हैं, हाफ लाइफ पर।
ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ln2 इक्वल टू के इंटू हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ इक्वल टू क्या आ गया, ln2 डिवाइडेड बाई के। लो भैया ये आ गया हाफ लाइफ का इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई। ये लॉग ई बेस है, इसी टर्म में याद करिए। इस टर्म में भी बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। ln2 डिवाइडेड बाई के, ln2 डिवाइडेड बाई के। अच्छा, ln2 की कितनी वैल्यू होती है, log e बेस 2 की कितनी वैल्यू होती है? अच्छा, log 2 की कितनी वैल्यू होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। log e बेस 2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है, और डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हाफ लाइफ, ठीक है। ये आपका आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आई कहां से, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो यहां कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको काम आ जाए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ln2, अब इसको लॉग बेस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीछे सिखाया है। 2.303 log 10 बेस 2 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हाफ लाइफ। तो 2.303 और log 2 की वैल्यू रट जाना चाहिए, 0.3010 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हाफ लाइफ। इसको जो मल्टीप्लाई करोगे वो यही वैल्यू होती है 0.693। तो 0.693 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हाफ लाइफ, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, ln2 डिवाइडेड बाई के। अपने अपने हिसाब से देखेंगे, सहूलियत के हिसाब से कि किस न्यूमेरिकल में कितना जरूरी है। अच्छा, अब हाफ लाइफ के फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हाफ लाइफ में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। देखो 0.693 डिवाइडेड बाई के या ln2 डिवाइडेड बाई के, कहीं पर क्या इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के किसी कंसंट्रेशन का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है, कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। आप कंसंट्रेशन में चाहे जितना भी चेंजेस कर ले, इसका हाफ लाइफ फिक्स होगा तो फिक्स होगा। जो पहली हाफ लाइफ होगी वही दूसरी होगी, वही तीसरी होगी, वही चौथी होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताते चले कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो 100% कंप्लीट होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। 100% कंप्लीशन नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। इनफाइनाइट टाइम यानी वेरी लॉन्ग टाइम उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 100% कंप्लीशन नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाती थी, तो इसलिए वहां सिर्फ 2 हाफ लाइफ बनती थी। यानी 100% कंप्लीट हो रहा है तो एक 50 तो 2 हाफ लाइफ हो गई कि नहीं किसी भी रिएक्शन के लिए। लेकिन जब कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसकी तो बहुत सारी हाफ लाइफ हो सकती है, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत ज्यादा। जहां तक आप रिएक्शन को ले जाना चाहे वहां तक आपकी हाफ लाइफ चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट बचा ही होता है। 100% कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट खत्म हो जाए पूरा, ये चीज इसमें नहीं होती। हाँ भाई, ये रिएक्शन रोक लो वो एक अलग बात है, किसी तरीके से वो एक अलग चीज हो गया कि रिएक्शन रुक गई, या हम मान लेते हैं कि रुक गई है भाई, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं होता है, ये मीनिंग है। और जीरो ऑर्डर में 100% कंज्यूम हो जाता है, 100% उसका खपत हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सारे हाफ लाइफ हो सकते हैं, और जो भी हाफ लाइफ होगा वो फिक्स रहेगा। जो पहली हाफ लाइफ वही दूसरी, जो दूसरी वही तीसरी होगी। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं एक टर्म से, ठीक है, क्योंकि यहां पर यही पॉइंट मैंने लिख दिया कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हां टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है। यही बात इतनी देर से आपको समझा रहे थे। जैसे इसको देखते हैं एक तरीके से, मान लो हमारे पास क्या है कि एक इनिशियल अमाउंट 100 ले रखे हैं, ठीक है, और पहली हाफ लाइफ गई, पहली हाफ लाइफ, तो पहली हाफ लाइफ मैंने मान लिया कितने मिनट की है, 10 मिनट की है। 10 मिनट यानी 10 मिनट में ये आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी 100 से 50 बचा। अब हम इसकी दूसरी हाफ लाइफ लिख रहे हैं, दूसरी हाफ लाइफ, तो अब 50 से ये क्या हो गया, 25 हो गया। तो देखो पहले कंसंट्रेशन 100 था,
अभी कंसंट्रेशन 50 हो गया, यानी अमाउंट 50 हो गया, तो कंसंट्रेशन में चेंज आया ना। तो जब कंसंट्रेशन में चेंज आया तो क्या हाफ लाइफ चेंज होगा? अगर जीरो ऑर्डर होता तो हाफ लाइफ चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ के फॉर्मूला क्या था? A/2K, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। वहां हाफ लाइफ के फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन था। अगर मैं यहां से निकालता, रिएक्शन की स्टडी करता, तो अब तो उसका इनिशियल अमाउंट कितना बन जाता? 50 बन जाता, जो कि पहले 100 था। 100 से 50 पहुंचे तो कंसंट्रेशन चेंज हुआ ना। और जब कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो फॉर्मूले में तो हाफ, फॉर्मूले में कंसंट्रेशन था जीरो ऑर्डर के, तो हाफ लाइफ भी बदल जाती। लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ के फॉर्मूले में कहीं पर भी कंसंट्रेशन का नामो निशान नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन का नामो निशान नहीं है, तो कुछ भी करते जाओ, कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी चेंज होती जाए, उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहने वाली है। पहली हाफ लाइफ कितनी थी? 10 मिनट, अभी भी कितनी रहेगी? 10 मिनट। बस यही समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगले हाफ लाइफ पर गए, 25 के बाद हाफ लाइफ थर्ड, तीसरा हाफ लाइफ, तो कितना करोगे? आधा करो, 12.5। 25 का आधा कर दिया, 12.5। ठीक है, अब जब 12.5 आ गया तो अब कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो अभी भी 10 मिनट रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आगे सो ऑन, हाफ लाइफ अगर आप फोर्थ लिखेंगे अभी भी कितना लग जाएगा? 10 मिनट। और आधा कर दिया, उसका और हाफ कर दिया, और हाफ कर दिया, और हाफ कर दिया। ऐसे कितनी भी हाफ लाइफ की आप स्टडी करते जाएंगे सेम रिएक्शन की, तो आपको हाफ लाइफ कांस्टेंट ही मिलने वाला है। वो 10 मिनट था तो 10 मिनट में ही चलता रहेगा। ठीक है, यही मैं आपको बात समझाने चाह रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसमें, इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए भाई लोग अभी और बात करते हैं हाफ लाइफ में ही। अगर हम हाफ लाइफ के फॉर्मूले, हाफ लाइफ के फॉर्मूले से अगर ग्राफ कोई आ गया, जैसे ग्राफ आ गया हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, ए आ गया। ठीक है, तो चलो क्या बनाएंगे? हाफ लाइफ हो गया और इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। अब तुम्हें पता है कि हाफ लाइफ के फॉर्मूले में तो कहीं तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, यानी मैं इसे ए के पावर 0 लिख लूं, कोई दिक्कत? अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाना भी चाहूं तो उसके पावर 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो वो 1 आएगा, तभी तो ये गायब होगा। यानी कहने का सेंस है कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं है, यानी हाफ लाइफ इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ कैसी प्लॉट करेंगे? एक कांस्टेंट लाइन, एक क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो आई होप आपको हाफ लाइफ की कहानी समझ में आई, और ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। चाहे तो आप इसे कहीं लिख लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 100% कंप्लीशन नहीं होता है, 100% कंप्लीशन नहीं होगा, 100% रिएक्टेंट कंज्यूम नेवर, कभी नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो यहीं पे लिख देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, reaction never be 100% complete। ठीक है, या इसी को दूसरे पॉइंट से लिखते हैं। ठीक है, या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट नेवर 100% कंज्यूम्ड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 100% तो कंज्यूम नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ अमाउंट बचा रहेगा, कंप्लीशन नहीं होता 100%। ठीक है, वो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। सिर्फ किस में होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो भाई लोग इतनी बातें हो गई हैं, हम लोग हाफ लाइफ तक पहुंच गए, कई सारा ग्राफ देख लिया, कई सारा इक्वेशन बना लिया। ठीक है, हाँ भाई, नीट विद्यालय पर फिजिक्स की भी क्लास चल रही है और भी चैप्टर्स चल रहे हैं, सब इत्मीनान से पढ़ते चलिए, साथ में बने रहिए। यकीन जानिए, मैं आपको अपना एक निगेटिव बता सकता हूं अपने चैनल का या अपने टीचर्स के जो हमारी टीम है, या मैं अपना भी एक निगेटिव मैं आपको बता सकता हूं। वो निगेटिव क्या है? वो निगेटिव ये है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं जनरली, मैक्सिमम टाइम। थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर की बात अगर किसी ने कर ली होगी तो कर ली होगी, नहीं तो मैं तो अपना जान रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ प्योर कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो सीरियसली, जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, जो लगे हुए हैं जद्दोजहद में कि उनका सिलेक्शन हो जाए किसी तरीके से।
जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं भाई, टाइम कम होता है, बहुत सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना रहता है, क्योंकि अब उस तरह का माहौल नहीं है कि बहुत मौज मस्ती में, ठीक है, वो तो कोई कर रहा है करा रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक सीरियस इशू है, हमें फोकस करना पड़ेगा। बाकी दुनिया जहान में तमाम कंटेंट ऐसे हैं जहां पर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, यहां पर हम आए हैं पढ़ लें, तो यही मेरा एक निगेटिव था कि मैं ये काम बहुत नहीं कर पाता हूं, बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा हंसी मजाक, जोक, शायरियां, ये सब नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं नीट विद्यालय पर, हम कोशिश करते हैं कि आपको प्योर कंटेंट दे सकें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट तुरंत आते हैं अगले टॉपिक पर। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन t½ एंड t7/8। अब देखो इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, इस तरह की बातें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कर चुके हैं, फिर से करने वाले हैं। अच्छा देखो, अगर परसेंटेज के टर्म में अगर कोई चीज देगा तो हम इनिशियल अमाउंट 100 मानकर बात करेंगे, अगर परसेंटेज में नहीं दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ये सब इस तरह की वैल्यू में दे रखा है, तो इनिशियल अमाउंट आप 1 मान सकते हैं, इनिशियल अमाउंट 1 मान सकते हैं, या A0 मान करके ही काम चला लेंगे, ठीक है, A0 मान के काम चला लेंगे, उससे भी आ जाएगा। चलो पहले एक एक करके बात करते हैं, हाफ लाइफ और t7/8। तो हाफ लाइफ का मुझे मीनिंग पता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ का मीनिंग है ln2/k, इतना तो हमें पता है, ठीक है। t7/8 का पहले मीनिंग लिखेंगे जिससे कोई दिक्कत ना है। t7/8 का मीनिंग है कि 7/8 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये बचा हुआ हिस्सा नहीं देता है, ये आपको दिया है कि 7/8 हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। A0 इनिशियल अमाउंट है या 1 इनिशियल अमाउंट है, उसमें से 7/8 हिस्सा निकल करके प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए होता ना, मैं यही बात बार बार कह रहा हूं, हमें तो 80 चाहिए। 80 का मतलब क्या है? 80 का मतलब है बचा हुआ, मुझे बचे हुए से मतलब है। यानी अगर मैं इनिशियल अमाउंट अगर हम A0 मान रहे हैं, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ अमाउंट या रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? बचा हुआ, ठीक है। तो बचा हुआ कितना होगा? 1 - 7/8 बचा हो जाएगा, 1 - 7/8, ठीक है। तो 1 - 7/8 को मैं क्या लिखूंगा? 8 - 7/8 यानी 1/8, ये है बचा हुआ लेफ्ट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, यानी 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा ये बच गया है, ठीक है। तो 80 में क्या लिख सकता हूं? लेफ्ट पार्ट 80 लिख सकता हूं कि A0 का 1/8 बच गया है, तो A0 का 1/8 बचा हुआ है, ये आएगा आपका 80, ठीक है। इस पर आपको फोकस करना है। चलो भाई अब आगे करेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन में रख लेते हैं, हमको मिल जाएगा के t7/8 इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला? ln A0 डिवाइडेड बाई 80, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। अब रखो सब वैल्यू, के t7/8 इक्वल टू ln A0 बाई 80। 80 कितना है? 80 अभी तो लिखा, A0/8, A0 से A0 कैंसिल, 8 ऊपर ले जाएंगे, के t7/8 इक्वल टू ln 8, यही तो है। अब ये जो ln 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कुछ लॉ की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। लॉ की प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी? ln 2 का क्यूब लगा ले, 2 का क्यूब लिखेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के t7/8 इक्वल टू 3 ln 2, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं चाहूं तो k की वैल्यू लिख सकता हूं, k इक्वल टू 3 ln 2 डिवाइडेड बाई t7/8, और यहां से हाफ लाइफ से k की वैल्यू बनाएंगे तो क्या आएगा? k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, t½ को इधर ले आइए, ln 2 डिवाइडेड बाई t½ ठीक है। ये भी k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है, दोनों k की वैल्यू को आपस में इक्वल कर दीजिए, दोनों k की वैल्यू को आपस में इक्वल कर देंगे, ln 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ इक्वल टू 3 ln 2 डिवाइडेड बाई t7/8। तो हाफ लाइफ और t7/8 में ही तो रिलेशन पूछा है, तो हम ln 2 से ln 2 कैंसिल कर देंगे,
T7/8 इधर ले जाइए ऊपर और हाफ लाइफ को नीचे ले आइए और ये वैल्यू कितने की इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, या हम कह सकते हैं कि T7/8 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, फिर से देख लिया हमने क्या काम किया है। k इक्वल टू हो गया 3ln2 डिवाइडेड बाई T7/8 और यहां k की वैल्यू हो गई ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। दोनों ही k है तो दोनों की वैल्यू को हमने आपस में बराबर कर दिया है। ln2 से ln2 कैंसिल हो गया, T7/8 इधर ले जाएंगे डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ इक्वल टू 3, हाफ लाइफ को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो T7/8 है वो हाफ लाइफ का 3 टाइम्स होता है। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अच्छा देखो, मैंने कोई log 10 बेस वाले वैल्यू पर तुरंत नहीं गए 2.303 पर। तो इतने सारे इक्वेशन बनाने का यही एक फायदा है कि हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा वाला इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मेरे ख्याल से आप ये वाला जरूर ट्राई किया करो, ई बेस वाला। इसमें बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, आसानी से आ जाता है। ठीक, जहां नहीं आएगा हमारे पास और भी इक्वेशन है, 10 बेस वाला भी है और भी कई सारे इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं। अब देखो ये दो ग्राफ दे दिया कि x वर्सेस टाइम का और ये अल्फा वर्सेस टाइम का। तो अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, टूटना, कितने रेट में टूट रहा है, वर्सेस टाइम, ये है अल्फा। उसके बीच में ग्राफ कह रहा है। अब ये वैल्यू कहां से आएगी, x वर्सेस टाइम में कैसे हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले x और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन बनाते हैं, सीखते हैं। ये सब ग्राफ इसलिए दिया गया, थोड़ा इक्वेशन बनाना सीखें, कुछ इधर उधर करें, कोई वैल्यू पुट करें, कोई वैल्यू निकाले, कुछ तो इक्वेशन बनेगा। चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है कि AT इक्वल टू A0 है और e के पावर माइनस KT है। अच्छा, हम कुछ वैल्यू जानते हैं कि AT को हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं A माइनस एक्स, और A0 को क्या लिख सकते हैं, A0 को लिख सकते हैं हम स्मॉल a, यानी स्मॉल a भी इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और A माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर टाइम t बचा हुआ। तो सब वैल्यू उठा के रखो, इधर मैंने A माइनस एक्स रखा, इधर A रखा, e के पावर माइनस KT रखा। अब माइनस एक्स है, माइनस एक्स उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो a माइनस ए ई के पावर माइनस KT, और माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस एक्स में। ठीक है, अब यहां से मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहां से मुझे कॉमन दिख रहा है a। तो जब हम a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखो अगर हम a को कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस ई के पावर माइनस KT इक्वल टू एक्स। अच्छा, x को मुझे कहां रखना है, x को मुझे y एक्सिस की तरफ रखना है। इधर कर लो सहूलियत के हिसाब से x और उसको इधर लिख लो a, जैसे समझने में आसानी रहे, e के पावर माइनस KT। ये आपका बन करके आ गया। अब अगर मैं देखूं तो x और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल। ये देखो e के पावर में है ना, तो e के पावर में तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देखो x को इधर रखा और टाइम इधर रखा। अब समझना इस बात को, देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो e के पावर निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। e के पावर निगेटिव वैल्यू का मतलब वैल्यू कम आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। तो जब छोटी वैल्यू आएगी तो जब हम 1 में माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को, तो वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी x धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ। x क्या था, वो अमाउंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती अमाउंट रिएक्टेंट का। तो जाहिर सी बात है, तो शुरुआती अमाउंट तो ज्यादा रहेगा और x की वैल्यू कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे a की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये e के पावर जो निगेटिव वैल्यू है ये घटते घटते जीरो की तरफ जा रही है। तो 1 माइनस जीरो का मतलब 1, यानी x धीरे धीरे किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। और a है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी रिएक्शन की स्टार्ट यहां से हुई है, यहां पर है इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ये। अभी प्रोडक्ट टाइम जीरो पे तो जीरो ही रहता है, यानी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे गया है
जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कहां तक पहुंचता जा रहा है, ए तक पहुंचता चला जाएगा। यही इसकी लिमिट वैल्यू है, ए यानी इनिशियल अमाउंट, वो इसकी लिमिट वैल्यू है। तो ये ग्राफ प्लॉट होकर के आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। टाइम बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ने के साथ साथ माइनस वैल्यू बढ़ेगी, तो ई के पावर माइनस मतलब वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होते होते वो जीरो की तरफ पहुंचेगी। तो 1 माइनस जीरो टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस जीरो मतलब 1 के आसपास, तो a इंटू 1 a यानी x धीरे 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 किसकी तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है। a यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना, हमारे पास एक लिमिट वैल्यू है इनिशियल अमाउंट, तो प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो से स्टार्ट होते होते ए की तरफ जा रहा है। ये कर्व हमने एक्सपोनेंशियली बनाया है क्योंकि ई के पावर में है वो चीज, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका एक ग्राफ हो गया। अब इसी वैल्यू से हम अल्फा तक पहुंचेंगे। देखो कैसे, इसी वैल्यू से हम अल्फा तक पहुंच रहे हैं। हमारे पास x इक्वल टू ए और 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी है। ए को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी हो गया। और इसी x अपॉन ए को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा, 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी। यही अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो टोटल डिवाइडेड बाई टोटल है और उसके ऊपर क्या है x, यानी x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट का मतलब रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी x अपॉन ए को बोलेंगे, ठीक है। तो x अपॉन ए को ही जब अल्फा बोल रहे हैं तो इसका ग्राफ भी तो यही होगा, अल्फा और टाइम के बीच में ऐसे ही तो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की डिग्री, यानी रिएक्टेंट टूट टूट करके डिसोसिएट हो करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइम के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ता चला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन करके आया। एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, x अपॉन ए को ही अल्फा कहेंगे। x यानी प्रोडक्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाई ए यानी इनिशियल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो भाई लोग, तो ये दो ग्राफ हो गया, यहां से हमने एक इंफॉर्मेशन भी ले ली है। अब क्या है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.99% कंप्लीशन। यानी एक हाफ लाइफ का टाइम है और एक टाइम है 99.99%। तो कह रहा है बताओ दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तुम्हें हाफ लाइफ का तो पता है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। टाइम 99.99%, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 99.99% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का इतना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी परसेंटेज में बात आती है तो इनिशियल अमाउंट को 100 मान लो, क्वेश्चन के इजी करने के लिए, न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए। ए नॉट इक्वल टू 100 हो गया, इनिशियल अमाउंट हम 100 मान लेंगे, ए नॉट इक्वल टू 100। तो 80 कितना हो गया, बार बार चीजें लिखूंगा नहीं, खुद से सोचो। 80 का मतलब होता है बचा हुआ रिएक्टेंट। 99.99 खत्म हो गया तो बचा कितना, 100 था, उसमें से 99.99 खत्म हो गया तो बचा कितना, 0.01। ये तो आने वाला भाई 0.01, ये हो गया 80। बस निकाल लो फटाक से। हमारे पास KT 99.99 वाला है इक्वल टू, चाहे तो आप 2.30 के टर्म में ले चलिए, चाहे ln के टर्म में लिखिए। चलो भाई ln के टर्म में लिखते हैं। ए नॉट तुम्हें 100 लिखना है डिवाइडेड बाई 80 तुम्हें कितना लिखना है, 0.01। ये 10 द पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 द पावर प्लस 2, यानी 2 जीरो और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा KT 99.99% इक्वल टू ln 1000, ln 1000, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको ई बेस में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे 10 बेस में लेकर के सॉल्व करिए। क्या ही जा रहा है हमारा, KT 99.99% वाला इक्वल टू 2.303 कर लीजिए और log 10 बेस पर आ गया 1000। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, KT 99.99% वाला इक्वल टू 2.303 log 10 के पावर कितना लिखें, 10 के पावर 3 को आगे ले चलिए। अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैंसिल करते वक्त log 10
और इधर बचा KT 99.99%। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, 3 को आगे log 10 तुम्हें पता है कितनी वैल्यू होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया K इक्वल टू 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई T 99.99%। चलो भाई ये हो गया। अब कह रहा है कि हाफ लाइफ के साथ रिलेशन बताओ, तो चलो भैया हाफ लाइफ लिख लो, क्या ही जा रहा है हाफ लाइफ लिखने में। हाफ लाइफ तो सबको पता है, हाफ लाइफ के लिए K इक्वल टू हो जाएगा, क्या था हमारे पास 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ यानी 50%। याद आया ये कहां से आया? ये ln2 0.693 उसी की तो वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 तो आएगा। ये देखो ln2 डिवाइडेड बाई K हाफ लाइफ, उसी को ln2 की वैल्यू 0.693 है, तो 0.693 किसका मल्टीप्लाई होता है? इसी का तो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा ये सब इसलिए बता रहे हैं, न्यूमेरिकल बहुत इजी सॉल्व होगा। कुछ चीजें जब कैंसिल हो जाएंगी तो बहुत कम नंबर्स बचेंगे, तो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये K की वैल्यू आ गई हाफ लाइफ के लिए, और ये 99.99%। दोनों K है, रेट कांस्टेंट है भैया, रेट कांस्टेंट है यानी बराबर रहेंगी। दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई T 99.99% इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई T 50%। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए। जब ये और ये कैंसिल हो गए तो इधर ले आइए, हाफ लाइफ को ऊपर ले आइए और डिवाइडेड बाई रखिए T 99.99% इक्वल टू, और 3 को नीचे लाएंगे तो 0.30 डिवाइडेड बाई 3, भैया 3 यहां जाएगा। अब ये 3 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है? ये 0.1 टाइम में कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा कितने टाइम में कैंसिल हो गया? 0.1। ठीक है, अब इसको इधर ले चलो, T 50%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू T 99.99%। 0.1 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा? 10। 0.1 का मतलब 10 दी पावर -1, ऊपर गया बता 10, यानी 10 इंटू हाफ लाइफ, 10 इंटू हाफ लाइफ इक्वल टू होता है T 99.99%। अगर ये याद हो जाए तो क्या ही बुराई है। ठीक है, इसके बेस पे शायद क्वेश्चन आ चुका है, एक बार तुमसे हाफ लाइफ दिया था, 99.99% की वैल्यू पूछ रखा था, नीट में आया है, तो आपसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ये इसलिए पूरा प्रोसेस करके दिखाया कि आपको थोड़ा डेरिवेशन वगैरह समझ में आए कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जब ये सब चीजें माइंड में क्लियर रहती है तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर रोना नहीं है यूट्यूब पर आकर के कि अरे इस साल तो हिस्ट्री बन गया, बहुत टफ पेपर आया केमिस्ट्री का, ऐसा कभी नहीं करते हैं। हमारे जानने वाले भी कुछ टीचर चिल्ला रहे हैं, अरे ऐसा तो कभी नहीं आता। अरे मेरे भाई केमिस्ट्री पेपर ऐसा ही होता है। हाँ, 3-4 सालों से आदत खराब करके रखा था एनटीए ने, जिससे बच्चों को आदत नहीं थी, और कुछ टीचर्स भी उस लेवल का नहीं पढ़ाते थे। तो जब नहीं पढ़ाते थे तो भाई नहीं बात हो पाई। ठीक है, उसमें किसी को क्या दोष देना कि हाँ एनटीए ने बहुत टफ पेपर बना दिया है। टफ पेपर नहीं, अपना लेवल हम खुद जानते हैं, हम अपना लेवल मेंटेन करके रखेंगे। ठीक भैया, ये हमारा लेवल है, हम क्लास 12 के बाद की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा लेवल भी ठीक ठाक होना चाहिए। जब हम इस लेवल पे पहुंच करके हम उम्मीद केजी क्लासेस की ना रखें कि सिंपल 2 + 2 = 4 आने वाला है। ठीक है, चलो भाई, अपनी तैयारी को खुद से मजबूत बना के रखिए, चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे क्वेश्चंस भी लगाइए, मॉडरेट भी लगाइए, इजी भी लगाइए, हर तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 आवर। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तरीका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है, दूसरा तरीका बहुत शॉर्ट में है, तुरंत हो जाने वाला है। ठीक है, इसलिए एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को रोकते हैं और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, और फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे कि देखिएगा कितना चुटकियों में वो क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर पासिंग n हाफ लाइफ टाइम।
क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 100% कंप्लीशन नहीं होता है, रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं होती है, तो एन हाफ लाइफ टाइम पॉसिबल हो सकता है। कितनी भी हाफ लाइफ टाइम हो सकती है, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है। तो हम वही हाफ लाइफ टाइम गुजर जाने के बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बच गया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से करते हैं। अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था और पहला हाफ लाइफ पास हो गया, पहला हाफ लाइफ पास हो गया, तो पहला हाफ लाइफ पास होने पर बचा कितना, बचेगा ए नॉट बाई 2, यही तो बचेगा। बचेगा मतलब हाफ लाइफ का मतलब आधा, आधा बचेगा, तो हमने ए नॉट बाई 2 कर दिया। अब अगर सेकंड हाफ लाइफ गुजर जाएगी, सेकंड हाफ लाइफ पास हो जाएगी, तो फिर से हमें क्या करना है, आधा। हाफ लाइफ का मतलब होता है हाफ कर दो, कंसंट्रेशन उतना बचा है, तो ए नॉट बाई 2 का मतलब क्या हो गया, इसका हाफ करोगे तो ए नॉट बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ तो क्या हो गया, गुजर जाने के बाद अपनी कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, अपनी कंसंट्रेशन का हाफ ए नॉट बाई 4 का हाफ ए नॉट बाई 8, ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं सही ढंग से फिर रीअरेंज करके, ए नॉट हाफ लाइफ 1 पास होने पर ये बचा ए नॉट बाई 2, हाफ लाइफ 2 गुजर जाने के बाद ये बचा ए नॉट बाई 4, मैं इसको ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे जाइए, अगर हाफ लाइफ थर्ड गुजर जाए तो बचता है ए नॉट बाई 8, मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूं। अगर हाफ लाइफ 4 गुजर जाए, हाफ लाइफ 4 चौथी हाफ लाइफ गुजर जाए, तो ये बचेगा कितना, इसी तरीके से ऑर्डर में चलता जाएगा, ए नॉट 2 के पावर 4। अगर इसी तरीके से हम सो ऑन बढ़ाते जाएं क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ऐसे एन टाइम्स गुजरती जाए, यानी अब हाफ लाइफ एन टाइम्स पास हो गया, तो बचेगा कितना, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के पावर एन, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के पावर एन, इतना अमाउंट बच जाएगा। यानी अगर एन हाफ लाइफ पास हो गया तो रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2 के पावर एन। रिएक्टेंट का अमाउंट बचा, बचे को क्या बोलते हैं, एटी, बचे को क्या बोलते हैं भैया, एटी। तो एटी इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, ए नॉट पावर 2 के, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1। इसी को और थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दें, ए नॉट लिख लीजिए इंटू 1 बाई 2 के पावर एन। ये हो गया एन हाफ लाइफ टाइम गुजर जाने के बाद बचा हुआ रिएक्टेंट, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ पास हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो एन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसका एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है कि टोटल जो टाइम होता है, टोटल लाइफ या टोटल टाइम बोल दीजिए, वो होता है हाफ लाइफ इंटू एन, हाफ लाइफ इंटू एन। कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, 10 हाफ लाइफ, 20 हाफ लाइफ, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टी टाइम गुजर जाने के बाद कितना, टी टाइम कह रहा हूं, एन नंबर हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद कितना अमाउंट बचेगा। तो कितना अमाउंट बचेगा, 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 बाई 2 के पावर एन। तो वो चीज आपको दिखाई गई है, ठीक है। चलो भाई लोग, अब पीछे वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट किसे कहते हैं वो समझिए। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ये कहा जाता है एटी डिवाइडेड बाई ए नॉट को, ठीक है। बचा हुआ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, यही फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है। कह रहा आफ्टर 1 आवर, यानी हमारे पास जो टाइम दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो 60 मिनट का दे रखा है, ठीक है। और हाफ लाइफ कितना दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है 10 मिनट का। तो यहां से क्या मैं एन नहीं निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी टोटल टाइम 60 मिनट, हाफ लाइफ है 10 इंटू एन, एन क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 6, एन इक्वल टू हो गया 6, यानी हाफ लाइफ कितना इस रिएक्शन के लिए गुजरा, 6।
जहां तक स्टडी की गई कितने हाफ लाइफ पास हो चुके हैं, 6 हाफ लाइफ पास हो चुके हैं। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, इसलिए मुझे 80 चाहिए। तो 80 इक्वल टू क्या होता है, 80 इक्वल टू होता है ए नॉट इंटू 1/2 के पावर n। ठीक है, तो ए नॉट उधर ले जाओ भाई, ए नॉट उधर ले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा 80 डिवाइडेड बाई ए नॉट इक्वल टू 1/2 के पावर n। n कितना है, 6। ठीक है, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 80 डिवाइडेड बाई ए नॉट इक्वल टू 1, 2 के पावर 6 कितना होता है, 4 8 16 32 64, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 1 बाई कितना आ गया, 64। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 64। देख लो भैया करके एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 1 2 3 4 5 6 4 8 16 32 32 और 64। ठीक है, 64 सही है। तो देखो भाई, जो क्वेश्चन हो सकता है ये सब देख करके बहुत टफ लग रहा हो, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्वेश्चन करा ही इसीलिए रहे हैं कि भैया ये सब टर्म सीखो। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, 1 घंटा क्या दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है। हाफ लाइफ क्या दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। एन निकाल सकते हैं, एन मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ गुजर गए, तो 6 गुजर गए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखा आ गया। अच्छा, बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते थे मैथ के बेसिस पर। ठीक है, अभी आप ये जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा मैथ लॉग का यूज ज्यादा होता, लेकिन आता जरूर। ठीक है, तो ये भी आपको मैं सिखा चुका हूं। नेक्स्ट आइए, इसी बेस पर एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको दे रखा, थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर रखा है। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आपसे क्या कह रहा है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है 15 मिनट, हाफ लाइफ दे रखा है आपको 15 मिनट। ठीक है, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम बताइए, कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च हुआ, बचा हुआ नहीं पूछ रहा है, कितना खर्च हुआ है वो आपसे पूछ रहा है आफ्टर 1 आवर। यानी टोटल टाइम आपको दे रखा है, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 60 मिनट। तो पहला काम करो, एन निकालो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो तुम्हें पता है टोटल टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया 4। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, ये 80 निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जब 80 यानी बचा हुआ मुझे पता चल जाएगा, तो हम फिर कितना खर्च हुआ वहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, देखो अच्छी बात ये कर दिया कि परसेंटेज में कह रहा है, तो आराम से परसेंटेज में पहुंच जाएंगे। तो हम, मुझे एन निकल गया, तो चलो 80 निकाल लेते हैं। तो 80 इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट इंटू 1/2 के पावर एन हो गया। ठीक है, तो 80 इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट, ठीक है, इंटू 1/2 पावर एन कितना हो गया, 4। तो ये हो गया तुम्हारा 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/16, 4 8 16, 16 आ गया। अच्छा, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में हम इनिशियल अमाउंट को 100 मान सकते हैं, ए नॉट को 100 मान सकते हैं। अगर परसेंटेज में चल रहा है तो सब कुछ उसी में आएगा। तो 80 इक्वल टू 100 इंटू 1/16, इसे सॉल्व करेंगे तो 80 भी परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आएगा, इसे सॉल्व करिए, 100 डिवाइडेड बाई 16 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये आने वाला है 36, 6 और 1 3 9। ठीक है, तो ये तुम्हारा 96 आ जाएगा, यानी 6 पॉइंट में चला गया। और 4 बचेगा 40, 32 और 48, यानी तुम्हारा आ जाएगा 32, यानी 2। और 8 बचा गया उधर 80, 80 यानी तुम्हारा आ गया 5। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 6.25% 80 की वैल्यू, 6.25% 80 की वैल्यू। ठीक है, तो 80 आ गया, यानी बचा हुआ है। तो जब ये बचा हुआ है तो खर्च कितना हुआ, कंज्यूम्ड आफ्टर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, खर्च हुआ कितना पता चल जाएगा। देखो अब तो निकालोगे ना भैया, बचा हुआ मालूम है, टोटल पता है। ठीक है, तो कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कितना हो गया, 100 माइनस 6.25%, यही आपका आंसर है। कर लो भाई, टोटल 100 था, 1 घंटे के बाद बचा कितना, 6.25।
तो खर्च कितना हुआ 100 माइनस 6.25, पता चल गया हमें। ठीक है, चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा इसको।